हे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखेंगे। ठीक है, इसका हम फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो इंट्रोडक्शन हमको दे रहा है, इंट्रोडक्शन के अंदर ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके अंदर जो एक लाइन लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमन नोन एज रेस्पिरेशन। जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है एक्सचेंज करने की, किसकी? ऑक्सीजन की, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है हमारे सेल्स के अंदर, उसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं, जिसको हम नॉर्मली रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, मतलब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का वो वेरी करता है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स में। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो कौन से हैबिटेट में रहते हैं, कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनमें। लोअर इन्वर्टिब्रेट जैसे कि स्पॉन्जेस, कोलिनेट्रेट्स, फ्लैटफॉर्म्स एक्सेट्रा एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सिंपल डिफ्यूजन की मदद से। वो कैसे करते हैं? उनके पूरे बॉडी सरफेस, उनके पूरे एंटायर बॉडी से वो करते हैं। अर्थवॉर्म यूज़ करते हैं उनका मॉइस्चर वाला क्यूटिकल, मतलब गीला, हल्का सा गीला टाइप रहता है, मॉइस्ट क्यूटिकल। और इंसेक्ट्स में नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं जिसे हम ट्रैकल ट्यूब्स बोलते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर उनके बॉडी के अंदर। स्पेशलाइज वैस्कुलर स्ट्रक्चर जिसे हम गिल्स बोलते हैं, वो हमें वो यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर एक्वेटिक आर्थ्रोपोड के द्वारा, मॉल्यूस के द्वारा, जहाँ पर वैस्कुलराइज बैक लेग स्ट्रक्चर, लंग्स जिसे हम पुलमोनरी रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में यूज़ किया जाता है, मतलब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स के अमोंग फिशेस यूज़ करते हैं गिल्स। ठीक है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स रेस्पायर करते हैं लंग्स के थ्रू। एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग रेस्पायर कर सकते हैं, अपनी स्किन से भी को रेस्पिरेशन कर सकते हैं। कौन? एम्फीबियन, जिसे हम क्यूटेनेसियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम अभी देखेंगे हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारे वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स। हमारे पास एक एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होते हैं, हमारे जो लिप्स होते हैं, सबसे ऊपर वाला जो लिप्स है उसके ऊपर हमारे पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है। ठीक है, हमारी नाक है जो लीड करता है नेजल चैम्बर की तरफ। हमारा जो नॉस्ट्रल है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, उसके अंदर नेजल चैम्बर है। ठीक है, और वो नेजल पैसेज के थ्रू होता है, मतलब लीड करता है नेजल चैम्बर की तरफ थ्रू नेसल पैसेज। जो नेसल चैम्बर से ओपन होते हैं फेरिंग्स में। ठीक है, जो नेसल चैम्बर है वो फेरिंग्स में ओपन होंगे। ये पोर्शन वो ये वैसा पोर्शन होता है जिसके अंदर जो फूड और एयर दोनों की जो पैसेज जो पैसेज होगी वो फिक्स होगी, मतलब फ्यूज्ड होगी। मतलब जो पोर्शन, ये फेरिंग्स ऐसा पोर्शन है जिसके अंदर फूड और एयर की पैसेज होती है। ठीक है, कॉमन होती है। फेरिंग्स ओपन होता है लैरिंग्स के थ्रू ट्रैकाई के अंदर। ठीक है, लैरिंग्स से कार्टिलेजिनियस बॉक्स है जो हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन में। ठीक है, इसलिए हम उसको साउंड बॉक्स बोलते हैं। स्वॉलिंग के दौरान जो ग्लॉटिस होता है वो कवर्ड होता है थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप, जिसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, हाँ, जो स्वॉलिंग के दौरान, ठीक है, जो फेरिंग्स की बात हो रही है, फेरिंग्स के अंदर दो पोर्शन है। ठीक है, एक तो फूड वाला पाइप है, एक विंड वाला पाइप है। फूड वाले पाइप को हम बोलते हैं गुलेट। ठीक है, और हम जो विंड वाले पाइप है उसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, मतलब ग्लॉटिस बोलते हैं। ठीक है, तो सॉलिंग के दौरान जो ग्लॉटिस होता है वो कवर्ड होता है थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप से, जिसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। वो क्या करता है? वो फूड की एंट्री विंड पाइप में होने नहीं देता है। ठीक है, लैरिंग्स के अंदर बेसिकली ट्रेका एक स्ट्रेट ट्यूब होता है जो एक्सटेंड करता है स्टैंडिंग अप टू द मिड थ्रोसिक कैविटी विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थ्रोसिक वर्टिब्रा इनटू द राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। फिफ्थ वर्टिब्रा, हमारा जो वर्टिब्रा है, फिफ्थ वाले वर्टिब्रा पे जो प्राइमरी और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में वो डिवाइड कर जाता है। हर ब्रोंकाई रिपीटेड डिवीजन में जाता है। ठीक है, जिसमें सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स फॉर्म होते हैं, जिसमें बहुत थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स भी फॉर्म होते हैं। और जो ट्रैकाई होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंका और इनिशियल ब्रोंक्यूल सपोर्ट करते हैं बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स। ठीक है, each terminal bronchi gives rise to a number of very thin irregular walled and vascularized bag like structure, जिससे हम alveoli बोलते हैं। हर टर्मिनल ब्रोंकियल राइज करता है नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड टर्मिनल
इरेगुलर वॉल्ड एंड वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं एल्वियोली, ठीक है। जो ब्रांचिंग नेटवर्क होता है ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का, एल्वियोली का, वो लंग्स को कंप्रोमाइज करता है, मतलब कंप्राइज करता है। मतलब लंग्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, ब्रांचिंग नेटवर्क, ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोली, तीन चीज़ होती है, ठीक है, जो लंग्स बनाती है। सो वी हैव टू लंग्स, हमारे पास दो लंग्स होते हैं जो कवर्ड होते हैं डबल लेयर्ड प्लूरिया से, ठीक है, जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है। डबल लेयर्ड है तो उसके बीच में एक प्लूरल फ्लूइड भी होगा, ठीक है, जो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन लंग सरफेस पे। जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होता है वो क्लोज कॉन्टैक्ट में होता है थोरेसिक, चलिए देखते हैं क्या लिखा आगे, थोरेसिक लाइनिंग के, ठीक है, जहाँ पर जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होता है वो कांटेक्ट में होता है लंग सरफेस के। जो पार्ट होता है जहाँ से स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से अप टू द टर्मिनल ब्रोंकाइल अंदर तक कॉन्स्टिट्यूट करता है कंडक्टिंग पार्ट। मतलब जो पार्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हमने बताया था, जैसे अपर लिप के ऊपर जो हमारी नाक है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट होते हुए अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियल मतलब मिड तक, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट करेगा कंडक्टिंग पार्ट। जहाँ और हम देखें एल्वियोली से लेके डक्ट्स तक फॉर्म करेगा रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का। जो कंडक्टिंग पार्ट होगा वो ट्रांसपोर्ट करेगा एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोली और क्लियर करेगा फॉरेन पार्टिकल से, कोई भी गंदी रहेगा उसको, जो गंदगी रहेगी उसको साफ करेगा, ह्यूमिडिफाई करेगा उसको, ठीक है, और उसको बॉडी टेम्परेचर पे लेके आएगा, ठीक है, जो एयर है जो अंदर लाया उसको बॉडी टेम्परेचर पे लेके जाएगा। एक्सचेंज पार्ट साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन होता है, मतलब जो एक्सचेंज पार्ट है वहाँ पर एक्चुअल डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड और एटमॉस्फेयर के बीच में, ठीक है। अब जो लंग्स होते हैं ना ये सिचुएटेड होते हैं थोरेसिक चैम्बर में, ठीक है, जो कि एनाटोमिकली एक एयर टाइट चैम्बर है। जो थोरेसिक चैम्बर है फॉर्म होता है डॉर्सली वर्टेब्रल कॉलम के द्वारा, वेंट्रली स्टर्नम के द्वारा। आप सोच रहे हैं कि स्टर्नम क्या है, स्टर्नम जो हमारे रिब्स है ना, रिब्स के बीच के जो एकदम मिडल वाला जो हड्डी है ना उसको हम स्टर्नम बोलते हैं। लिटरली बाय द रिब्स एंड लोअर साइड बाय द डोम शेप डायफ्राम। जो एनाटॉमिकल सेटअप है लंग्स का थ्रॉक्स के अंदर वो ऐसा है कि भाई कोई भी चेंज वॉल्यूम के अंदर आता है थ्रॉसिक कैविटी में वो रिफ्लेक्ट करेगा लंग में, मतलब पुल्मोनरी कैविटी। आप जरूर नोटिस किया होगा कि भाई जब भी आप सांस लेते हो तो आपका जो लंग होता है वो भी हल्का सा ऊपर नीचे होता है, ठीक है, उसी की बात हो रही है। ये जो अरेंजमेंट है एसेंशियल होता है ब्रीदिंग के लिए, क्योंकि हम डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते पुल्मोनरी वॉल्यूम को, हम डायरेक्टली मतलब ऑल्टर नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, रेस्पिरेशन के अंदर कुछ फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या कहता है कि भाई ब्रीदिंग और पुल्मोनरी वेंटिलेशन, मतलब ब्रीदिंग को पुल्मोनरी वेंटिलेशन बोला जा रहा है। ब्रीदिंग जिसके द्वारा एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर ले आया जाएगा, मतलब ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लाया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकाला जाएगा, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है कि भाई डिफ्यूजन होगा गैसेस का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वेलर मेम्ब्रेन के एक्रॉस, ठीक है। तीसरा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा गैसेस का ब्लड के द्वारा, ठीक है। चौथा क्या होगा, डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड और टिश्यूज के बीच में। पांचवा क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा ऑक्सीजन का सेल्स के द्वारा कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, ठीक है, और रिजल्टेंट रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आपने चैप्टर 14 में हमने देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग काम कैसे करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रीदिंग के अंदर दो स्टेज होते हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक है। इंस्पायरेशन क्या होता है, जिसके अंदर इंस्पायरेशन मतलब एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर को हम अपने बॉडी के अंदर लाते हैं, अपने लंग्स के अंदर लाते हैं, ठीक है। एक्सपायरेशन क्या होता है, एक्सपायरेशन के अंदर हम एल्वेलार रिलीज, मतलब जो एल्वेलार एयर है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है हमारे बॉडी से, वो हम एटमॉस्फेयर में बाहर निकालते हैं, ठीक है। जो मूवमेंट होता है अंदर और बाहर लंग्स के वो कैरी किया जाता है क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से अंदर एयर जाता है और एयर बाहर आता है, ठीक है, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। इंस्पायरेशन तब होता है जब प्रेशर लंग के अंदर होता है उसको इंटरपुल्मोनरी प्रेशर बोल रहे हैं। जो प्रेशर होता है अपने लंग के अंदर वो कम हो जाए एटमॉस्फेरिक एयर के, मान लीजिए एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर ज़्यादा है और लंग का कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जो चीज़ें होती है वो मूव करती है, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो लंग के अंदर मूव करेगी, ठीक है।
सिमिलरली जो एक्सपीरेशन की बात की जाए तो एक्सपायरेशन तब होगा जब इंटरपुलमरी प्रेशर, मतलब जो प्रेशर होगा लंग के अंदर वो हाइयर हो जाए एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर का प्रेशर मान लीजिए लेवल 6 पे है, तो जो इंटरपुलमरी प्रेशर लंग के अंदर एक्सपायरेशन के केस में 8 हो जाएगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया लंग्स के अंदर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो अभी जो एयर है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब बात करें हम चलिए हम डायफ्राम वाले लाइन से आ रहे हैं। तो डायफ्राम एक स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स है जिसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल कोस्टल मसल्स होते हैं रिब्स के बीच में, जो हेल्प करते हैं जनरेट करने में ऐसे प्रेशर ग्रेडियंट्स को। ठीक है, इंस्पिरेशन इनिशिएटेड होता है बाय द कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। ठीक है, जो इंस्पिरेशन होता है वो इनिशिएटेड होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जो इंक्रीज करेगा वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक चैम्बर को एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। जो कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का, इसमें ये बात आप ध्यान दीजिए कि क्या क्या चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, क्या क्या चीज़ें हो रही है। जैसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लिफ्ट्स अप हो रहे हैं, रिब्स लिफ्ट्स अप द रिब्स and the sternum causing an increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis। dorsoventral axis में sternum cause कर increase volume of thoracic chamber, वॉल्यूम एरिया इंक्रीज हो रहा है। जो ओवरऑल इंक्रीज है thoracic वॉल्यूम में कॉज कर रहा है सिमिलर इंक्रीज इन द pulmonary वॉल्यूम, pulmonary वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। जैसे इंक्रीज होता है पल्मोनरी वॉल्यूम में, तो जो प्रेशर होता है लंग के अंदर इंटर पल्मोनरी प्रेशर वो डिक्रीज कर जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है और जो लंग का प्रेशर वो कम हो गया, जो फोर्स करता है एयर को बाहर से एटमॉस्फेयर से लंग के अंदर आने में, जिसे हम इंस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, मतलब हम बेसिकली अभी एक्सपायरेशन की बात करेंगे, इंस्पायरेशन हो गया, एक्सपायरेशन की बात करते हैं। तो रिलैक्सेशन होगा डायफ्राम का, ठीक है, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स वापस से, मतलब डायफ्राम रिटर्न द डायफ्राम स्टर्नम टू द नॉर्मल पोजीशन, दोनों को नॉर्मल पोजीशन पे लेके आ जाएंगे। और रिड्यूस होगा थोरेसिक वॉल्यूम को, देयर बाय जो पुल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। और मान लीजिए अगर पुल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज कर गया तो प्रेशर क्रिएट होगा अंदर, ये लीड करेगा इंक्रीज इन द पुल्मोनरी प्रेशर स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे भी ज़्यादा लंग्स के अंदर प्रेशर हो जाएगा, जिसकी वजह से द एक्सपर्जन ऑफ एयर, मतलब जो एयर है हमारे लंग्स के अंदर वो हमारे बाहर आ जाएगा एटमॉस्फेयर में। ठीक है, जिसका हम एक्सपायरेशन बोलेंगे। हमारे पास एबिलिटी होती है इंक्रीज करने की स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, किसके हेल्प से? एडिशनल मसल जो एब्डोमेन होते हैं उसके मसल से। आप देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सांस भी छोड़ सकते हैं, जब योगा कर सकते हैं बहुत कम सांस भी छोड़ सकते हैं कुछ ही समय तक। तो ऑन एन एवरेज एक हेल्थी ह्यूमन के अंदर 12 से 16 टाइम, मतलब ऑन एन एवरेज एक हेल्थी ह्यूमन 12 से 16 टाइम पर मिनट ब्रीथ करता है। ठीक है, जो वॉल्यूम होता है एयर का इन्वॉल्व जो होता है ब्रीदिंग मूवमेंट्स में वो एस्टिमेटेड है। वो एस्टिमेट कैसे करेंगे? स्पायरोमीटर को यूज़ करके हम एस्टिमेट करेंगे। एक इंस्ट्रूमेंट है जो हेल्प करता है क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पुल्मोनरी फंक्शंस में। ठीक है, डायग्राम से भी हमको पता चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ देखते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। तो यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम, बहुत सारे टर्म्स आएंगे इधर। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम क्या कहता है भाई? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, मतलब थोड़ा सा, मतलब वॉल्यूम है मतलब कोई एयर है, ठीक है, जो इंस्पायर भी हो रहा है एक्सपायर भी हो रहा है। नॉर्मल रेस्पिरेशन में जो हो रहा है, नॉर्मल रेस्पिरेशन में जो इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन हो रहा है, ठीक है, उसे हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, जो अप्रॉक्स 500 मिलीलीटर एक हेल्थी मैन में, ठीक है, और जो अप्रॉक्सीमेटली 6000 से 8000 मिलीलीटर पर एयर मिनट होता है। ठीक है, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम की बात करें, IRV की बात करें, तो मतलब एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, एक एक्स्ट्रा एयर अ पर्सन इंस्पायर करता है, मतलब अंदर लेता है फोर्सिबल इंस्पायरेशन की मदद से, तो उसे हम इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, जो अराउंड को 2500 मिलीलीटर से 3000 मिलीलीटर होता है। देखिए, आप नंबर ज़रूर याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, चलिए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अंदर एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर, एक्स्ट्रा एयर पर्सन एक्सपायर कर सकता है फोर्सिबल एक्सपायरेशन की मदद से। अब ये एवरेज होता है 1000 मिलीलीटर से 1100 मिलीलीटर तक ये होता है। ठीक है,
अब बात करेंगे हम रेसिडुअल वॉल्यूम की, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे मतलब एयर जो हमारे लंग्स में रह जाता है फोर्स एक्सपायरेशन के बाद, मतलब एकदम अपने अपने लंग्स से पूरी हवा निकाल दीजिए बाहर, फिर भी जो एयर अंदर रह जाएगा उसकी बात हो रही है, ठीक है, जो एवरेज 1100 मिलीलीटर से 1200 मिलीलीटर होता है। अब एक बार ध्यान दीजिए कि अगर आप ऐड करेंगे इस सारे वॉल्यूम्स को तो आप ज़रूर बहुत सारे पुलमोनरी कैपेसिटीज़ को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, पर ये हमको दिया हुआ, हमको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूर याद कर लीजिए। इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज़ की बात करते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन इंस्पायर कर सकता है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, ठीक है, इसे हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर टीवी, देखिए फॉर्मूला याद रखिए, टीवी प्लस IRV। टीवी हमारा क्या है? टीवी हमारा है टाइडल वॉल्यूम, IRV इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन एक्सपायर कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर आ जाएगा आपका टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, और इसके अंदर आ जाएगा आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है? मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे लंग्स के अंदर है, ठीक है, और नॉर्मल एक्सपायरेशन मतलब वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, मतलब पूरी सांस नहीं छोड़नी है, जितना थोड़ा सा ज़रूरत है थोड़ा सा सांस छोड़ा, फिर भी जो हमारे लंग्स में जो एयर बच जाएगा उसको हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोलेंगे, फारसी बोलेंगे, जिसके अंदर ERV RV आता है। ERV क्या है? ERV एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम है, ठीक है, और RV है रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ। फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर ब्रीथ कर सकते हैं उसकी बात हो रही है वाइटल कैपेसिटी। इसके अंदर ERV आ जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा। टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें तो टोटल लंग मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे लंग्स के अंदर आ सकती हैं, जा सकती हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे टोटल लंग कैपेसिटी, जिसके अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ये सब सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।